गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये वीडियो जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये क्लास होगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को जो है बेसिक से लेके डिटेल में बताया जाएगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास बीबीए, एमबीए, एमकॉम या अगर जहां बीकॉम में अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक से लेके डिफिकल्ट लेवल तक बताया जाएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक है तो आप यहां पर बेसिक से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। इसके साथ ही साथ अगर किन्हीं के लिए अगर एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीबीए के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उन वैसे छात्र को बता दिया जाएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर जहां पर कॉन्सेप्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है उस एग्जाम के ध्यान में रखते हुए आप सभी को बता दिया जाएगा इस वीडियो में कि ये यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए है, ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। तो सभी जो भी स्टूडेंट अगर बेसिक से लेकर अभी तक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप बेसिक से यहां पर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो हिंदी मीडियम में रहेगा। तो वैसे छात्र जिनको कि हिंदी मीडियम में एक चैनल को ढूंढ रहे थे जो कि हिंदी मीडियम में अपना स्टडी करवा सके, तो ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल से जुड़िए और जितने भी फ्रेंड्स हो या सर्कल में और भी जो हिंदी मीडियम में जिनको परेशानी हो रही थी उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यदि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यह जानना अत्यंत जरूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदी में से क्या बोलते हैं हम लोग, वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन कितने शब्दों से बना हुआ है? यहाँ पर दो शब्द से। पहला क्या है? वित्तीय, दूसरा क्या है? प्रबंध। पहला वित्तीय है, दूसरा क्या है? यहाँ पर प्रबंध है। वित्तीय का अर्थ क्या है? वित्त से संबंधित है। वित्त से संबंधित का अर्थ क्या हुआ? पैसे से संबंधित है। वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित या वित्त से संबंधित। प्रबंध का अर्थ क्या हुआ? किसी कार्य का कुशल सर्वोत्तम व्यवस्था करना। कोई भी कार्य जो है बेस्ट से बेस्ट वो कार्य का व्यवस्था करना जो होता है आपका प्रबंध कहलाता है या मैनेजमेंट कहलाता है। तो फाइनेंशियल क्या हो गया आपका? वित्तीय क्या हो गया आपका? पैसे से संबंधित। और मैनेजमेंट क्या हो गया? किसी भी कार्य का सर्वोत्तम व्यवस्था करना क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया। तो यहां पर आप अभी कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि पैसे का ज्यादा से ज्यादा सर्वोत्तम व्यवस्था करना जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं। अतः वित्तीय प्रबंध का सामूहिक आश्रय किसी व्यवसाय की उपक्रम की वित्त संबंधी कुशल व्यवस्था करना है। मतलब क्या हुआ? सामूहिक आश्रय जो बोला जाए तो व्यावसायिक उपक्रम मतलब कोई भी कंपनी या जितने भी इंस्टीट्यूशन है वित्त से संबंधित जितना भी है उसका जो है कुशल व्यवस्था करना है। फाइनेंशियल का क्या हो गया? वित्तीय। और मैनेजमेंट का क्या हो गया? सर्वोत्तम व्यवस्था करना। मतलब कितना? पैसे से संबंधित जो है बेस्ट से बेस्ट जो है आप व्यवस्था कर दीजिए उनका। ये क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट क्या हो गया? आप कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें क्या बोला जाता है? बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था करना। चलिए देखते हैं। अब यहां पर पूछा जा सकता है आपसे उद्देश्य क्या है। चलिए अब उद्देश्य देखते हैं। यहां पर आगे कॉन्सेप्ट आता है उद्देश्य, लक्ष्य, लाभ। आपसे पूछा जा सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से लाभ क्या है। तो उद्देश्य क्या है? यहां पर अधिकतम लाभोपार्जन। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लाभ करें, लाभ अर्न करें। इसी का क्या होता है? किसी भी कंपनी का यह टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें? लाभ प्राप्त करें। तो यहां पर अधिकतम लाभोपार्जन इसका सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, अंशधारी की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। मतलब जितने भी शेयर होल्डर अगर उनके कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो उनके क्या करें? संपत्ति की में जो है वृद्धि हो। शेयर होल्डर का संपत्ति कब वृद्धि होगा? जब कोई भी कंपनी शेयर खरीदेगी, ठीक है। और कंपनी जब कोई भी व्यक्ति जो है कंपनी का शेयर खरीदेगा और शेयर का जो मूल्य कब बढ़ता है? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहां पर ये क्या हो गया? उसका उद्देश्य हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है? लाभ को ज्ञात करने की सरलता। यहां पर आगे बताया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा आप फ्यूचर में ध्यान रखकर जो है लाभ कैसे प्राप्त करें उसके लिए जो है ज्ञात करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी बताए गए। तो ये लक्ष्य होता है कि लाभ को प्राप्त करने की में जो है ये सरलता प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्म और अंशधारियों का उच्चतम बाजार मूल्य। फर्म मतलब कंपनी होगी और अंशधारियों क्या हो गया? शेयर होल्डर। उसके लिए उच्चतम बाजार मूल्य प्रोवाइड किया जाए। मतलब अच्छा से अच्छा जो है दोनों के बीच में जो है अगर कंपनी अच्छा करेगी तो निश्चित है कि शेयर होल्डर का भी क्या होगा? जो पैसा शेयर होल्डर का जो कंपनी में लगा है वो भी बढ़ेगा, शेयर का मूल्य बढ़ेगा। शेयर के मूल्य बढ़ने से क्या होगा? जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका भी क्या होगा?
उनका भी इनकम ज्यादा होगा, उनके लिए भी अच्छी बात है। ये लक्ष्य क्या है, उसको उच्चतम बाजार मूल्य उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लाभ क्या है। सबसे पहला क्या हो गया, लाभ ज्ञात करने में सरलता। ये बताया गया था अभी कि लाभ क्या होता है, लाभ ज्ञात करने में इससे क्या होता है, आसानी होती है। इसके जो कॉन्सेप्ट है और भी जो भी टेक्निक है उसके द्वारा जो है आप लाभ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, फर्म के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयुक्त, फर्म कैसा प्रदर्शन कर रही है इसको भी मापने के लिए ये टेक्निक जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसमें आगे बताया जाएगा कौन कौन सा मेथड यूज करके जो है फर्म के प्रदर्शन को यहां पर मापा जाता है। ठीक है, जोखिम और अनिश्चितता को ध्यान में रखना। यहां पर क्या हुआ, जोखिम आने वाले समय में फ्यूचर में कितना इसमें रिस्क है, और अनिश्चितता है, मतलब कोई भी चीज अगर निश्चित हो तो पता चलता है किसी भी व्यक्ति को या कंपनी को, लेकिन जो अनिश्चित है उसको भी ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर कि फ्यूचर में हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, फ्यूचर में क्या हो सकता है कुछ भी नई कंपटीटर या नई कंपनी आ जाने से क्या होगी, कुछ भी उनका जो है प्लानिंग में चेंजेस होगा। तो वहां पर क्या रखा जाता है, जोखिम तथा अनिश्चितता को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, साधनों के कुशलतम उपयोग को प्रदर्शित करना। जो भी साधन है, जितना भी साधन है उससे मुझे या कंपनी को क्या है, बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेटिव उससे निकालना, कुशलतम ज्यादा से अच्छा उपयोग कर सके, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या किया जाता है, बेस्ट से बेस्ट जो है व्यवस्था किया जाता है, किसका, वित्त का व्यवस्था किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो जो भी कंपनी के पास साधन होंगे उन साधन का कुशलतम उपयोग करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लाभ हैं। चलिए नेक्स्ट है दीर्घकालीन नीति को ध्यान में रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो नीति तैयार की जाती है वो दीर्घकालीन, मतलब दूर तक सोच के, 10 साल 15 साल सोच के। अगर देखा जाए तो जियो ने शुरू में 6 महीने फ्री में आज सभी को क्या किया था, टेलीफोन, नेट, सारा चीज इनकमिंग आउटगोइंग सब मुफ्त था। तो उस समय के लिए तो उसके लिए लॉस था, लेकिन आज के डेट में जब देखा जाए तो उसका फायदा कितना हुआ जियो कंपनी को, क्योंकि जितने भी कंपनी के कस्टमर थे सभी जो है अदर कंपनी के जितने भी कस्टमर थे सभी जियो में शिफ्ट हो गए। और ये क्या हुआ, इससे उस समय के लिए वो तो उनके लिए घाटा था, लेकिन वो सोच था दूर तक का देखने का। तो यहां पे क्या होगा, दीर्घकालीन नीति अपनाया गया जियो के द्वारा कि मुझे अभी के लिए तो घाटा है, शॉर्ट टर्म के लिए तो घाटा है, लेकिन लॉन्ग टर्म आने वाले समय में क्या होगा, लाभ होगा। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, दीर्घकालीन नीति को ध्यान में रखता है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब यहां पे बताया जा रहा है हानि। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या हानि है, किसी चीज के लाभ होते हैं तो किसी चीज की हानियां भी होती है। तो हम लोग हानि को भी जान लेते हैं। यह जोखिम अनिश्चितताओं की अवहेलना करती है, मतलब कितना जोखिम है, कितना किसी कंपनी में अनिश्चितता है, उसका सही ये क्या करता है, डाटा नहीं बता पाता है। इसीलिए इसे बताया जा रहा है क्या, जोखिम अनिश्चितताओं की अवहेलना करती है, रिटर्न के समय की अवहेलना करती है। मतलब अवहेलना का मतलब यहाँ ये हुआ कि रिटर्न आपको ये सही चीज नहीं बता पाती है कि रिटर्न कंपनी को कितना आएगा, ये एक्यूरेट नहीं बता पाएगी। ठीक है, वित्तीय निर्णय में तथा अंशों के मूल्य में स्पष्ट संबंध नहीं दर्शाता है। यदि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल के रूप में लिए या फाइनेंशियल टर्म में लिए हुए हैं या फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को यूज किए हुए हैं, और अंश जो शेयर के मूल्य में क्या संबंध है ये स्पष्ट नहीं दर्शा पाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसी निर्णय के कारण जो है अंश के मूल्य में परिवर्तन हुआ है, या दोनों में संबंध है। हम तो जान रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या होता है, शेयर होल्डर या शेयर का कंपनी का लाभ होता है, अगर तो वो कंपनी का लाभ कहलाता है। लेकिन अगर हानि होती है तो उसी प्रकार क्या होता है, हो सकता है एक डिसीजन से हानि भी हो, लेकिन ये दोनों के जो स्पष्ट संबंध नहीं दर्शा पाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं आगे वित्तीय प्रबंध के अध्ययन की उपयोगिता। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसको अध्ययन करने की क्या उपयोगिता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, व्यावसायिक प्रबंधक, बिजनेस जो मैनेजर है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये ज्यादा क्या है, जरूरी है, उनके लिए क्या है, ये उपयोगी है। तो वित्तीय प्रबंध क्या हो गया, बिजनेस मैनेजर के लिए जो है वो उपयोगी है। शेयर होल्डर के लिए अभी बताया गया कि शेयर होल्डर के लिए भी जरूरी है। यहाँ शेयर होल्डर कंपनी का विश्वास बना रहता है। अगर कंपनी अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेती है तो उसका लाभ क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर के लिए भी उपयोगी है। फिर क्या है, पूंजी निवेशक, जो भी इन्वेस्टर है, मान लीजिए डेटर्स हो गए या जितने भी डिवेंचर होल्डर हो गए या कंपनी में लोन कोई भी प्रोवाइड किया है, तो जितने भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाए हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उपयोगी है। अदर पार्टीज के लिए भी, अन्य पक्ष के लिए भी ये क्या है, जरूरी है। जैसे अर्थशास्त्री कोई भी अध्ययन करना चाहते हैं, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ या कोई स्कॉलर है, पीएचडी या स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी ये क्या है, जरूरी है। हम सभी भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उनके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं।
यहां आगे देखते हैं वित्तीय प्रबंधन की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन। सीमाएं का अर्थ क्या होगा, कितना लिमिटेशन है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का या मैनेजमेंट का, दोनों का। जैसे अगर वित्तीय प्रबंधक की दक्षता पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा। वित्तीय प्रबंधक जो हो गया, जो भी वहां पर मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, उनके दक्षता पर, जैसे स्टूडेंट की दक्षता पे क्या होता है, उनका रिजल्ट निर्भर करता है, उसी तरह एक लॉयर पे क्या होता है, वो कोर्ट में केस जीतता है या हारता है। एक वकील ही जो है, बेस्ट वकील जो है, वो ज्यादातर केस जीतता है। डॉक्टर क्या होता है, ज्यादातर डॉक्टर जो जिनका की ऑपरेशन में स्पेशलिस्ट जिनका है, अच्छा या दक्ष है उस चीज में, तो ये उसकी दक्षता पे निर्भर करता है। उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए क्या जरूरी है, वित्तीय प्रबंधक जो उनका प्रबंध कर रहा है, मतलब फाइनेंस को देख रहा है, मतलब फाइनेंस मैनेजर हो गए, उनकी दक्षता पे निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय प्रबंध आंकड़ों एवं वित्तीय जो भी डाटा है उस पर निर्भर करता है। अगर देखा जाए तो वित्तीय प्रबंधक जो है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो डाटा और वित्तीय विवरणों की सत्यता और पर्याप्तता पर निर्भर करता है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डाटा चाहिए। डाटा से क्या होता है, उससे ट्रू एंड फेयर हम लोगों को डाटा मिलेगा, जिससे कंपनी का सही सही क्या किया जा सके, प्लानिंग किया जा सके। ये सत्य है कि नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है, ये वित्तीय प्रबंधक को मिलेगा या वित्तीय प्रबंध करते समय मिलेगा। तभी पे क्या हो सकता है, कोई भी सही डिसीजन लिया जा सकता है। यदि आप डाटा में हेरफेर या डाटा अपर्याप्त देंगे, हो सकता है कि आपका ये क्या होगा, सही निर्णय नहीं लिया जा सके। किसके द्वारा, वित्तीय प्रबंधक के द्वारा। तो यहां पे क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये लिमिटेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, उत्पादन विक्रय इत्यादि में लिखे गए निर्णय से प्रभावित होता है। उत्पादन कितना हुआ, विक्रय किया कितना हुआ, ये सब में निर्णय किस तरह से लिया गया है, उससे भी प्रभावित होता है कि किस तरह से उत्पादन हो रहा है, किस तरह से विक्रय हो रहा है। जैसे बताए जियो जो है, अपना जिस भी तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया, उसका क्या हुआ, वहां पर उसका पॉजिटिव निकला। हो सकता है अदर कंपनी का ये निगेटिव भी हो जाए। शुरू में फ्री करना और बाद में लोग उनको परचेज ही नहीं करे, शुरू में पैसा बर्न करना और बाद में क्या हो, उसका रिकवरी ही नहीं आना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर स्पष्ट मानक एवं निर्देश का अभाव। स्पष्ट मानक नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड मानक नहीं है कि इस चीज को यूज किया जा सके और क्या हो, इसका रिजल्ट ये हो। और निर्देश का भी क्या है, अभाव रहता है यहां पर। नेक्स्ट है यहां पर अत्यधिक खर्चीला। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये अत्यधिक खर्चीला है। छोटे छोटे बिजनेस या कंपनी के लिए ये जनरली क्या पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चीला है। आपको इसके लिए स्टाफ, दक्ष स्टाफ, जो भी फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पर नियुक्त करना होगा, उस पर भी उनका समय समय पर ट्रेनिंग देना होगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा, और सभी चीजों पर क्या होगा, अत्यधिक खर्च होगा। इसलिए ये क्या है, अत्यधिक खर्चीला है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, आगे ये वाले कॉन्सेप्ट जो है यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, आगे बता दिया जाएगा, लेकिन इसी में आएगा। यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है, वो भी जो है इसे अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि इससे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में वो प्रश्न आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है, वो भी आप लोगों के लिए क्या था, अत्यंत जरूरी था, और उससे क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाएगा। जहां पर अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां मेरे द्वारा जो है बता दिया जाएगा आप सभी को कि आप ये इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें। और जहां पर क्वेश्चन जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में अगर जिस भी चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मेरे द्वारा बता दिया जाएगा कि इस एरिया से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं हम सबसे पहले फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य क्या है, वित्तीय नियोजन। हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके कार्य के बारे में पूछा जाता है। कार्य क्या है, वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। ये नियोजन में क्या होता है, उद्देश्य का निर्धारण होता है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में बहुत चीज जो है, बहुत टॉपिक समाया हुआ है। जैसे उद्देश्य क्या होगा कंपनी का, नीति का निर्धारण किया जाता है कि किस नीति के द्वारा जो है तैयारी की जाएगी, कौन सा नीति अपनाया जाएगा। कार्यविधि का निर्धारण किया जाता है, कौन सा कार्यविधि के द्वारा जो है हम लोग काम करेंगे, कंपनी के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। वित्तीय योजना का निर्माण किया जाता है, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है वहां पर, और अग्रिम एडवांस प्लानिंग किया जाता है यहां पर। तो ये सभी चीज क्या हो गया, वित्तीय नियोजन। यदि आपसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए कार्य, तो आप इसे अलग से भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप वित्तीय नियोजन ही बताए। तो ये भी आपके कार्य में आ गया। लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये सारा चीज क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया इसका एक कार्य के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। वित्त प्राप्ति की व्यवस्था करना, यहाँ वित्त प्राप्ति की यहाँ व्यवस्था करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी कार्य होता है कि कहां से वित्त आएगा, कैसे वित्त आएगा, कितना डिवेंचर होगा, कितना शेयर होल्डर होगा, ये फंड हम जो है लोन के रूप में कैसे आएगा। तो वित्त प्राप्ति की जो व्यवस्था भी जो करना क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर बताया गया वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन में क्या होगा, एक टॉपिक है, उसके अंदर भी बहुत सारा चीज है, वो देख लेते हैं। वित्त संबंधित कार्य के दायित्व, कार्य का अधिकार का निर्धारण किया जाता है। कार्य कौन सा देखेगा, कार्य का दायित्व किसे दिया गया है, कार्य का अधिकार कहाँ कहाँ क्या है, कार्य का निर्धारण किया जाता है। आप इस टॉपिक में क्या किया जाता है, वित्तीय प्रशासन में, मतलब प्रशासन यहाँ मतलब इससे संबंधित सारे कार्य का जो है कौन सा प्रशासनिक व्यक्ति जो है इसे दिखाएगा, उसका अधिकार क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा, संपत्ति का प्रबंध कैसे होगा। संपत्ति मतलब प्रभावपूर्ण, ऐसा नहीं कि संपत्ति का तो प्रबंध कर दिया गया लेकिन वो इफेक्टिव है ही नहीं कंपनी के लिए, वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वहां पर वित्तीय प्रशासन देखा जाता है कि कौन बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, यहाँ पर वित्तीय नियंत्रण बात किया, फाइनेंशियल जो खर्चा हो रहा है उस पर भी नियंत्रण करना क्या हो गया, प्रशासन में आ गया। वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित जितने भी मॉनिटरिंग का काम हो गया वो क्या आ गया, वित्तीय प्रशासन में आ गया। और आज का जो है सबसे वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन यूजीसी नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां की एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आता है वो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तो इसे आप लोगों को बता दिया जाएगा लेकिन आगे के क्लासों में इसमें डिटेल से चर्चा होगी। फाइनेंशियल डिसीजन को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। फाइनेंशियल डिसीजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, यूनिट 1 में, और आगे के क्लासों में इसी पर क्लास भी होगी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर 3 तरह से होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों जो है आप लोग अभी भी लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डिसीजन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। चलिए इसको जो है और भी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। पर आइए देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन जो बताया गया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। व्यवसाय द्वारा वित्तीय निर्णय इस प्रकार से किए जाने चाहिए जिससे व्यवसाय के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो। जो भी हम लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके मूल्य में जो वृद्धि हो लगातार, मतलब उसके शेयर में वृद्धि हो, ये क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन। यही मुख्य उद्देश्य रहता है, यही कंपनी का भी उद्देश्य रहता है कि फाइनेंशियल डिसीजन जो सही हो, जिससे शेयर होल्डर, कंपनी और भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले डिसीजन जो है वो इस पर निर्भर करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट नाम से लग रहा है क्या, इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। चलिए सबसे पहला देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां पर सबसे पहला हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो गया, फिक्स एसेट्स में कोषों का विनियोग लंबी अवधि के लिए होता है। सभी जानते हैं कोई भी फिक्स एसेट्स कंपनी के द्वारा खरीदी गई है तो वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी जाती है। मतलब क्या हुआ, कंपनी जो फिक्स एसेट्स क्या हो गया, प्लांट, मशीनरी, जो इसमें कि ज्यादा पैसा लगता है और वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स में जो है वो लंबे अवधि के लिए खरीदा जाता है। इसलिए इसमें क्या होती है, अनिश्चितता ज्यादा होती है, जोखिम भी ज्यादा होती है। हो सकता है आप किसी भी मशीन को खरीद के लाए हैं और वहां पर वो मशीन तुरंत 1 साल के अंदर खराब हो गई या वो क्या हो गई, अप्रचलित हो गई, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। तो ये आपका डिसीजन क्या हो गया इन्वेस्टमेंट का, ये बहुत बड़ा जोखिम का डिसीजन होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किसको कहा जाता है, जो कि हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कैपिटल का कैसा बजट किया जाए। कैपिटल मतलब किस तरह से खरीदा जाए जो कि आने वाले समय में जो हो उसमें अनिश्चितता और जोखिम कम से कम हो। ठीक है, तो वो डिसीजन कौन सा कहलाता है, कैपिटल बजटिंग। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट के लिए और जहां पे भी एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के निर्णय भविष्य में होने वाले लाभ एवं जोखिम को ध्यान में रख के किए जाने चाहिए। इस तरह का जो भी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन है वो क्या होता है, प्रॉफिट और लाभ और जो भी जोखिम है उसको ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लिक्विडिटी कितना है, रिस्क कितना है और क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, तीनों का संतुलन बना रहे। रिस्क क्या हो गया, जोखिम कितना है उस किसी भी चीज को खरीदने में। लिक्विडिटी मतलब तुरंत कैश में कितना जल्दी तब्दील हो सकता है, मतलब आज बेचे तो 10 साल लग जाए उसको बेचने में, ऐसा तो नहीं है। तो उसे भी ध्यान में रखा जाता है और उससे होने वाले प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आगे बताया जा रहा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब क्या हो गया, यहां पर फंड की पूर्ति किन प्रकार से और किन स्रोतों से की जाए। फाइनेंसिंग मतलब पैसे से संबंधित, तो पैसे की मतलब क्या होगी, फंड की व्यवस्था कैसे हो और किस प्रकार से हो, मतलब उसका डिसीजन लेना। ऐसे निर्णय का संबंध क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी के ढांचे का निर्माण से है। मतलब मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर जो बोला जाए तो मतलब अगर बोला जाए कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में तो कैपिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि एक कोई भी कंपनी कैपिटल लगाई है उसमें कितना शेयर हो रखा जाएगा कंपनी के पास, कितना पब्लिक के लिए इशू किया जाएगा, कितना उस कैपिटल में डिवेंचर होगा,
कितना लोन का पार्ट होगा, ये सारा चीज मिलके क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए, उसका भी क्या, किस किस फंड से जो है उसका पूर्ति किया जाए, वो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूंजी के अनेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। आपको बताया गया कि पूंजी क्या होगा, अनेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, किंतु मूल समस्या क्या है, डेब्ट, इक्विटी, कैपिटल के उचित अनुपात, मतलब रेशियो क्या होना चाहिए, शेयर का कितना रेशियो होना चाहिए, डिवेंचर का कितना रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो क्या है, आगे के क्लासों में बताया जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, कि कितना कैपिटल अपने पास रखा जाएगा शेयर के रूप में, कितना डिवेंचर रखा जाएगा अपने पास, कंपनी के पास रिटर्न किया जाएगा। तो वो जो रेशियो मेंटेन करना है कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो वो कंपनी का क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। यहाँ पे बता रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर वह है जो कंपनी के रिस्क को जो क्या करे, कम से कम करे, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, अधिक से अधिक हो। आप सभी को पता है कि क्या होगा, हम लोग का या कंपनी का क्या उद्देश्य होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, और रिस्क भी क्या हो, वो कम हो। ये कंपनी का क्या उद्देश्य होता है, उसके लिए फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय भी इन बातों का ध्यान में रखा जाता है कि जो भी शेयर हो, इक्विटी शेयर के जो है बाजार मूल्य में शेयर होल्डर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके मूल्य में भी जो है लगातार वृद्धि हो, या जो भी इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है उसके भी मूल्य में जो वृद्धि हो, शेयर होल्डर के रूप में जो भी पैसा लगा है इक्विटी शेयर के रूप में उनके भी मूल्य में वृद्धि हो, और कंपनी का क्या हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम। किस चीज को ध्यान में रख के, रिस्क को ध्यान में रख के। और यहां पर क्या किया जाता है, अनुकूल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां बताया जा रहा है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हो वो डिसीजन हुआ, इसके अंतर्गत यह निर्णय करना होता है कि नेट प्रॉफिट का कितना भाग जो है डिविडेंड के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाए। डिविडेंड क्या हो गया, अंशधारियों को क्या हो गया, डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड का जो डिसीजन लेना है, जो भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, उसका कितना भाग कंपनी के अंशधारियों को वितरित किया जाएगा और कितना भाग कंपनी में रखा जाएगा, ताकि जो आगे फ्यूचर के जो भी लॉसेस हो या प्रॉफिट हो या कोई डिसीजन हो, उस समय वो डिसीजन काम आए। तो वैसा डिसीजन क्या हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया। ठीक है, यहां पर यह ध्यान में रखा जाता है कि रेशियो जो हो वो किस प्रकार से रखा जाए। तो उचित भुगतान का अनुपात, पे आउट रेशियो बनाए रखते हुए एक क्या होगा, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बनाया जाता है। स्टेबल मतलब अस्थिर डिविडेंड पॉलिसी, जो कि फ्लक्चुएट ना करे, डेली चेंज ना हो। एक मजबूत और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जिसे शेयर होल्डर द्वारा कंपनी में किए गए इन्वेस्टमेंट के मूल्य को अधिकतम किया जा सके। मतलब जो भी शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके इन्वेस्टमेंट के मूल्य को भी क्या होगा, डिविडेंड डिसीजन जो है वो अधिकतम कर सकता है। उसके इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा जो है किसी भी शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर के द्वारा लाया गया है तो वो मैक्सिमम हो। ये किसी भी कंपनी का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिविडेंड डिसीजन में वैसा डिसीजन लिया जाता है कि मुझे या कंपनी को लाभांश को किस रूप में जो है, किस रेशियो में अंशधारियों को वितरित करना है, कितना अपने पास रखना है। तो वैसा डिसीजन कौन सा डिसीजन कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी को यहां पर फाइनेंशियल डिसीजन में बता दिया गया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और क्या हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन कौन सा डिसीजन हो गया, डिविडेंड का कितना रेशियो जो है कंपनी अपने पास रखेगी, और कंपनी जो है शेयर होल्डर या जो भी कंपनी में पैसा लगाए हैं वो किस अनुपात में जो है वितरित करेगी। तो इस तरह का निर्णय कहां लिया जाता है, डिविडेंड डिसीजन में लिया जाता है। फाइनेंसिंग डिसीजन कौन सा डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन जो कंपनी जो है पैसे का जो है कहां से व्यवस्था करेगी, पैसे का निर्णय कहां पे लिया जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में लिया जाता है कि पैसे कहां से व्यवस्था करेगी। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, कंपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स के रूप में जो अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इन्वेस्टमेंट सही है कि गलत है, ये सारा चीज निर्णय कहां लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर में, इसी को कंटिन्यू करते हैं अब आगे। वित्तीय वार्षिक विवरणों का निर्माण, लाभ का निर्धारण, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी वार्षिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और क्या होता है उसको जो है प्रॉफिट कितना होगा उसका निर्धारण किया जाता है। कंपनी का क्या फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय निष्पत्ति का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, किस चीज का, फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ये भी फंक्शन है इसका फाइनेंसिंग मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चलिए देखते हैं, विकास का विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था, अभी बताया गया था पूंजी की व्यवस्था करना क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य है। तो यहां पर भी प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए एडिशनल कैपिटल का, तो ये भी कौन सा हो गया, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज यूनिट 1 जो है आपके जितने भी यूनिवर्सिटी के चैप्टर्स थे उसका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग यूनिट 2 देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, और भी
आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और जिनको भी ये अगर ये नोट्स चाहिए तो वो बस YouTube में कमेंट सेक्शन में जाके बस अपना नाम लिख देंगे, वहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, यहाँ से आप कहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।